हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिर्फ हमारे प्रिपरेशन में 5 मंथ बचे हुए हैं, है ना। सिर्फ 5 मंथ बचे हुए हैं, तो इसको यूटिलाइज करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है हमारी टेस्ट सीरीज। ओके। सो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक ये नया चालू किया है, जिसमें हम जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो हमें टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हैं, तो हम उनके जो पेपर्स हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, हम उन पेपर्स का डिस्कशन करेंगे और उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके। और कोशिश करेंगे कि हम एक लेक्चर में कम से कम 10 to 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करें। सो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये हमारा विजन आईएएस का पेपर है और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग रीड करते हैं। सो consider the following statement regarding the identities provided by the constitution. Okay, जो फर्स्ट है स्टेटमेंट वो है, a constitution provides a collective identity to people when they agree to basic norms. Okay, ये प्रोवाइड कराता है कलेक्टिव आइडेंटिटी पीपल्स को जब ये सब एक बेसिक नॉर्म्स पे एग्री करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स प्रोवाइड अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी बट नॉट अ मोरल वन। ओके, सो विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, वन ओनली। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो तरह की आइडेंटिटीज जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दो तरह की आइडेंटिटीज प्रोवाइड कराता है। एक है पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। देखो एक सेकेंड, हाँ, जो आइडेंटिटीज हैं वो दो तरह की आइडेंटिटीज है, टू टाइप्स की हैं। एक पॉलिटिकल और दूसरी क्या है, मोरल। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और दूसरी क्या है, मोरल। ओके, सो इसलिए जो है, तो ये दूसरा वाला जो है वो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आइडेंटिटी देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल एंड दे कलेक्टिव आइडेंटिटी कम्स इनटू बीइंग when individuals agree to a basic set of norms on governance and authority. Okay, so this is the right answer. अब अपन देख लेते हैं, ये इसके साथ ही अपन का ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो लगा हुआ है, तो हम लोग इसको भी साथ ही साथ रीड करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है which of the which of the following best describes the concept of constitutionalism. Okay, option statement one है, it is a ideology which promotes supremacy of a written constitution. Okay, second वाला है, it means the constitution is necessary in a democratic country. Third है, it denotes the principle that the government derives its authority from a body of fundamental laws and is limited by it. Okay. D है, it means that the constitution must provide certain inalienable rights टू सिटीजन। ओके, सो हमको क्या देखना है, बेस्ट कौन सा है इन चारों में से। देखो सही तो हमारा तीनों है, बट इसमें से जो बेस्ट है वो है थर्ड। ओके, ये डिनोट करता है उस प्रिंसिपल को जो कि गवर्नमेंट डिराइव करती है इट्स अथॉरिटी फ्रॉम अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉज। ओके, फंडामेंटल लॉज एंड इज लिमिटेड बाय इट। ओके, या दिस इज द राइट आंसर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये सेकंड वाला अपन रीड करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शंस आर अवेलेबल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू अ पर्सन डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ओके, अच्छा ये आप लोग कमेंट करिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ किस आर्टिकल में मेंशन है। ओके, सो अब यहाँ पे अपन स्टेटमेंट देख लेते हैं कि द ग्राउंड ऑफ, जो पहला स्टेटमेंट है वो है, द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड to the detainee even if it is against the public interest. Okay, second है, the detainee must be released after 24 hours unless the magistrate authorities for the detentions. Third है, the detainee must be offered an opportunity to make a representation against a detention order.
ओके, ऑप्शंस अपन देखते हैं, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री एंड नन। ओके, सो इसमें देखना है अपन को कि कितने ऑप्शंस सही है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको ओके, तो अपन जो इस तरह के ऑप्शंस होते हैं इसमें आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि विच टू ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, बिकॉज यहाँ पे आप कोई भी ऐसा मतलब ऐसा कोई वो नहीं लगा सकते हो कि आप जिससे निगेट कर सको किसी एक ऑप्शंस को, है ना। सो देख लेते हैं अपन जो पहला स्टेटमेंट है हमारा कि द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू इफ इट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, सो जब भी हम किसी को अरेस्ट करते हैं, मतलब जब भी जो पुलिस है वो जब भी किसी को अरेस्ट करती है तो ये जो डेटिन्यू है, मतलब जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, ये इसका फंडामेंटल राइट होता है कि उसे ये बताया जाए कि उसे किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है। ओके, और जो दूसरा है, ओके, जो दूसरा है ऑप्शन कि द डेटेन्यू मस्ट be released after 24 hours unless the magistrate authorities further detention। okay, authorities further detention। so देखो एक सेकेंड, this is also true। okay, third है the detainee must be offered an opportunity to make a representation against the detention order। बिल्कुल ये भी सही है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, ऑल थ्री। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ। which of the following is objective of operation अमृत। अब अपन ऑप्शंस देखते हैं, टू क्लीन द वाटर ऑफ द रिवर ऑफ हिमालयाज, टू प्रिवेंट द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, टू बिल्ड हाउसेस ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, टू क्लीन द रोड ऑफ मेट्रो सिटीज। ओके, तो जो ऑपरेशन अमृत है वो है टू प्रिवेंट द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक। ओके, और इसे लॉन्च किसने किया है, तो इसे लॉन्च किया गया है केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओके, जनवरी जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन सिक्स क्वेश्चन, ये यहीं पे है तो इसी को देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, ये डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है, डीपीएसपी के बारे में। सो फर्स्ट है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड है पॉलिटिकल जस्टिस, थर्ड है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और डी है लिबर्टी ऑफ फेथ। ओके, सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। ओके, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखो जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है ये आप लोगों को पता होगा कि फंडामेंटल राइट से इसको जो है तो हटा करके डीपीएसपी में रखा गया। ओके, आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। बाकी इक्वलिटी स्टेटस अपॉर्चुनिटी ये सारी चीजें जो है तो ओके। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डीपीएसपी। ओके, तो हाँ यहाँ पे देखो एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, इसको आपको वर्ड टू वर्ड याद कर लेना। ओके, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, इन चीजों को आपको वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाय हार्ट याद कर लेना। सो रीड करते हैं अपन, पहला स्टेटमेंट है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ। ओके, आपको ये सब छोटी छोटी चीजें हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। ओके, सेकंड है, दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ,
operates a limitation on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. And D, all statements A, B, C are feature of the DPSP. Okay, so which is not a feature of, तो देखो यह तो यहाँ पे क्या है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट, बिल्कुल ये स्टेट की ड्यूटी है अप्लाई करना। जब अपन जब स्टेट जब कोई भी प्रिंसिपल्स या सॉरी कोई भी लॉज बनाता है तो इनको एज अ प्रिंसिपल जो है तो अप्लाई करना होता है, ओके, ड्यूटी। सो दिस इज द करेक्ट। और बी है, दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिन, बिल्कुल ये कोर्ट को लिए एग्जामिन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। जो थर्ड है, दे ऑपरेट अ लिमिटेशन ऑन द टायरनी एंड एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ, नहीं तो ये कोई भी लिमिटेशंस क्या है, नहीं प्रोवाइड कराती। ये सिर्फ ड्यूटी है, जब स्टेट इसको लॉ बना देता है उसके बाद वो लिमिटेशन कहलाता है, ना कि डीपीएसपी पे लिखा हुआ कोई भी। ओके, सो राइट आंसर इज सी। ओके, these are the right, these are the this is the not correct। so यहाँ पे क्या पूछा गया है, not a feature। ओके, सो राइट आंसर इज द सी। अब अपन देख लेते हैं ये सेवेंथ वाला क्वेश्चन। सेवेंथ का है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, एनसीएसटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज क्रिएटेड थ्रू द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। द कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी द कंडीशंस ऑफ सर्विसेज and tenure of the chairperson and members are determined by president. The commission, while inquiring into any complaint, has all the power of the civil court. Okay, so how many statements? How many statements are correct? Okay, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी, दैट मीन्स ऑल आर करेक्ट आंसर। ओके, ये बिल्कुल 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये बना हुआ है 2003 में। जो कंडीशंस है सर्विस और टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड होती हैं, डिटरमाइन की जाती हैं। और जो थर्ड है, जब ये इंक्वायरी करता है किसी कंप्लेंट के बारे में तो इसके पास सिविल कोर्ट की सभी पावर्स होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल थ्री। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाउ मेनी how many of the following are socialist principles that are reflected in directive principle of state policy? Okay, ये भी डीपीएसपी से क्वेश्चन है। okay, इसको हटा ही देती हूँ। To promote equal justice and to promote free legal aid to poor, uh, to organize village panchayats and enable them to function as unit of self-government, to make provision for just and humane condition for work and maternity relief. Okay, so correct answer, how many correct answers? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली टू। तो अब अपन इसमें देख लेते हैं कि कौन सा सही नहीं है। ओके, सो एक सेकंड। जो स्टेटमेंट वन है, ओके, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, ये सही है। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एनेबल, जो ये सेल्फ गवर्नमेंट की बात है, ये भी सही है। ओके, ये सही, इसमें थोड़ा सा, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एनेबल देम टू फंक्शंस इन ह्यूमन कंडीशंस, ये तो है, ये आर्टिकल 42 में है, ये आर्टिकल 42 में मेंशन है। ये जो सेल्फ यूनिट वाला है ये आर्टिकल 40 में मेंशन है, तो ये भी सही है। और ऑल आर करेक्ट, आई थिंक ऑल आर करेक्ट।
Yeah, all are correct. Sorry guys. Okay. ये आर्टिकल 40 में मेंशन है। आर्टिकल 40 में मेंशन है, और जो ये फर्स्ट वाला है स्टेटमेंट टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, ये है आर्टिकल 39 ए में। ओके। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 11 अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले अपन रीड कर लेते हैं कि हिमालयन वुल्फ was in news recently in the context which of the following statement regarding the Himalayan wolf is correct? Okay, ये हिमालयन वुल्फ के बारे में पूछ रहे हैं। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द ओनली स्पीसीज ऑफ वुल्फ दैट इज फाउंड इन इंडिया। इट इज नेचुरली फाउंड इन द ट्रांस हिमालयन रीजन ओनली। सी है, it has been categorized as endangered on the International Union for Conservation of Nature red list of the threatened species, or none of the statement A, B, C are correct. Okay. So answer is, yeah, answer is D. Okay. Wait a second. None of the statement. Okay. So जो ये सारे स्टेटमेंट हैं वो सारे गलत हैं, और देखो जो ये बोल रहा है ओनली स्पीसीज ऑफ वुल्फ दैट फाउंड इन इंडिया, दैट इज रॉन्ग। ये जो हिमालयन वुल्फ है वो, इंडिया इज ऑल्सो होम टू द इंडियन कॉमन पेनिनसुलर वुल्फ कैनीज लुपस एक है, दैट इज फाउंड इन द प्लेन एंड डेक्कन प्लेटू। ओके। सो एक और स्पीसीज है, वो कौन सा स्पीसीज है उसका नाम मैं एक और लिख देती हूँ यहाँ पे। वो है कैनीज lupus lupus। ओके। ये एक और स्पीसीज है जो पाई जाती है डेक्कन प्लेटू और ये प्लेन्स पे। दूसरा नेचुरली फाउंड इन ट्रांस हिमालयन रीजन ओनली, तो नहीं, ये सिर्फ ट्रांस हिमालयन में नहीं पाया जाता है, ये उत्तराखंड, सिक्किम और या सिक्किम में पाया जाता है। ये उत्तराखंड और सिक्किम वाले रीजन में भी पाया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। एंड सी वाला ऑप्शन जो है, जो इसका आयुसीएन में है, तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी नहीं है, ये वर्नल। ओके, दिस इज द, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, ओके, 1976। फर्स्ट है to secure opportunity for the healthy development of children. Second, to promote equal justice and to provide free legal aid to poor, to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. Okay. So इसमें से बताना है कि how many quotes are right. Okay. करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट अपन को देखना है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, ओनली टू। ओनली टू। तो देखो 42nd के थ्रू जो जो ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। ओके, ये आर्टिकल 39 में है। ये चीजें थोड़ी आप लोगों को ध्यान देनी है। ओके। और दूसरा है जो ये फ्री इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में है, ये दिया हुआ आर्टिकल 39 ए पे, 39 ए पे मेंशन है। ओके। और ये जो थर्ड है वो गलत है।
स्टेटस और ये जो फैसिलिटीज के बारे में है, ये 44th अमेंडमेंट में आया था। 44th अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। ओके। अच्छा, आप लोगों को ये कमेंट करना है कि ये किस ईयर में हुआ था 44th अमेंडमेंट। तो या दीज टू आर करेक्ट। अब अपन देख लेते हैं या 12th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन को, 12th इज द कंसीडर consider the following statement with respect to the CBI. Okay, the Central Bureau of Investigation के उसमें रिगार्ड पे अपन को पढ़ना है। तो पहला स्टेटमेंट है, देखना क्या है अपन को, ये चीजें जरूर आप देख लीजिएगा क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं करेक्ट और नॉट करेक्ट में। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इट डिराइव्स इट्स पावर और फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। और दूसरा है द फंक्शंस अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इट फंक्शन। और थर्ड है इट इन्वेस्टिगेट क्राइम ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ओके, अब अपन देख लेते हैं ऑप्शंस कौन से हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन है, देखो ये जो है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ओके, सो ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर। ओके, पीएमओ के अंदर काम नहीं करता है ये। बाकी तो अ, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, ये इसी के थ्रू इसको पावर डिराइव होती है। और जो थर्ड है ये भी सही है स्टेटमेंट। सो राइट आंसर इज द सी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन। A new state can be formed by uniting two or more states through a bill passed by. तो पहला स्टेटमेंट, सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी इन स्टेट असेंबलीज of both state, a special majority in parliament, ratification by half of the state, and presidential resolution. Okay, so correct answer is the A, simple majority part। बाकी इसके लिए और कुछ नहीं करना होता है। जो 13 क्वेश्चन है, 13 में देख लेते हैं अपन। आकाश एनजी के बारे में पूछा गया है, न्यू जनरेशन मिसाइल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है आकाश एनजी इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। सेकंड है मिसाइल स्टेटमेंट इज इक्विप्ड विद अ रामजेट इंजन। थर्ड है इट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड solely by the Defense Research and Development Organization. Fourth है the missile system can be launched from both stationary and mobile platform. Okay, so correct answer बताना है। How many answers are correct? So answer is B, only two statements are correct। अब देख लेते हैं अपन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है आकाश एनजी इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। yes, that is the right that is the correct statement। and okay, देखो इसके बारे में कुछ और चीजें हैं जो इसको कंडक्ट किया है, ये डीआरडीओ के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया है सक्सेसफुली। ओके, और क्या और सरफेस टू एयर मिसाइल है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट जो है इक्विप विद रामजेट इंजन, तो ये गलत है। इसका जो इंजन है वो एक सेकंड, ये रामजेट इंजन को रिप्लेस करके इस पे यूज किया गया है, सॉलिड रॉकेट मोटर को यूज किया गया है। ओके, सॉलिड रॉकेट मोटर को यूज किया गया है। जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। ओके, आकाश डिजाइन डेवलप्ड सोली बाय द डिफेंस। ओके, सोली नहीं किया गया है, अकेले नहीं किया गया है इसको। इसको डीआरडीओ ने जो है तो हाँ,
डीआरडीओ ने इसको भारत डायनेमिक लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। ठीक? इसके साथ मिला है डीआरडीओ प्लस भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर इसको डिजाइन किया है। ओके, और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। द मिसाइल सिस्टम कैन लॉन्च बोथ स्टेशनरी एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 with reference to the precedent rule in the state, consider the following. First है reduction of powers of the concerned state high court, dismissal of the state council of ministers, or curtailment of fundamental right of citizen under Article 90. So how many necessarily consequence of the proclamation of precedent ruling state? सो इसका जो राइट आंसर है वो ओनली वन है। देखो आर्टिकल 19 तो नहीं होता है कर्टेलमेंट, ना ही हाई कोर्ट की पावर जाती है, सिर्फ डिसमिशन क्या होता है? स्टेट काउंसिल। ओके, तो ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, एंड देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो यहाँ पे एक तरफ बॉडी दी हुई है, दूसरी तरफ चेयर पर्सन दिया हुआ है। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। बॉडी में कौन कौन सी बॉडीज हैं? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नीति आयोग है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। देखो नीति आयोग के कौन होते हैं? नीति आयोग के तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सेकंड का टू होगा। ओके, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसके होते हैं एक सेकेंड, मैं एक बार देखो इसका बिल्कुल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर का होता है, और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, ओके, वो नॉट एक्सीडिंग 9, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है, ना कि यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। से यूनियन होम मिनिस्टर नहीं होता है, इसका भी क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें जो है तो और जो अदर मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन होते हैं, मतलब ऑफकोर्स नॉमिनेटेड होते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं वो हैज द स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है, while the other members have the status of minister of state. Okay, so third one is wrong and first and second is correct, so right answer is only two. अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस the President has with the regards to constitutional amendment bill passed by both House of the Parliament. Okay? He can withhold the assent of the bill. He can return the bill for reconsideration. He gives assent to the bill. Right? So यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है? How many of the following options? How many of the following options the President has with regard to the constitutional amendment bill passed to the both the house? Okay, वो क्या क्या कर सकता है? बिल्कुल, वो विदोल्ड करके रख सकता है, वो रिटर्न भी कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, और एसेंट भी दे सकता है। तो ऑल थ्री इस क्या होगा? करेक्ट। ओके, फिर 17 का ओके, सॉरी सॉरी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है यहाँ पे, मैंने ये चीज़ मिस कर दी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को वो विदहोल्ड करके नहीं रख सकता। ओके, तो सो ये वाला गलत है। वो इवन रिटर्न भी नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, उसको असेंट देना ही होगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं ये प्री अप्रूव होते हैं प्रेसिडेंट के। ओके, इस वजह से इसको वो क्या नहीं कर सकता है, इसको वो रिटर्न नहीं कर सकता और ना ही विदहोल्ड कर सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ओनली वन होगा। ओके, सो यहाँ यहाँ पे देखो आप लोग एक चीज नोटिस करो कि एक छोटी सी मिस्टेक भी आपके आंसर को गलत कर सकती है। मैंने इस चीज को मिस किया और इसने मेरे
मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। सो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये छोटी सी चीज़ हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस आर रिलेटेड टू द dispute and conflict between fundamental right and direct principle of state policy. Okay, सो यहाँ पे दिए हुए 4 केसेस दिए हुए हैं। सबसे पहला है IR कुरेलो केस 2007 का, गोलकनाथ केस 1967 का, मेनका गांधी केस 1980 का, मिनर्वा मिल केस 1980 का। यहाँ पे बताना है कि हाउ मेनी हाउ मेनी जो केसेस हैं वो DPSP और फंडामेंटल राइट के डिस्प्यूट को। ओके, सो जो पहला है अपन का, सर जो आंसर है ओनली 2 है, तो इसके जो आंसर है देखो सेकंड करेक्ट है। गोलकनाथ केस जो है तो ये डिस्प्यूट था फंडामेंटल राइट। देखो इन केसेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा अगर इनके बारे में करना है तो। बाकी जो है तो शॉर्ट में अगर देखें तो अपन एक बार देख लेते हैं। आप लोग एक बार इसको रीड जरूर कर लीजिएगा, इन केसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जो एक गोलकनाथ केस हो गया ये राइट ऑप्शन है, और जो इसके अलावा है वो फोर्थ है मिनर्वा मिल केस, ये 1980 का, ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों सही है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2। अब क्वेश्चन नंबर 18 अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, which of the following is defined the constitute the doctrine of basic structure. Okay, so parliament, supreme court, constitution of India, none of the above. तो आप लोगों को ये पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी है। ओके, सो आप देख लेते हैं अपन सारे क्वेश्चन हो गए हैं 13 टू 19 क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 19 क्वेश्चन है, which of the following functions are performed by National Commission of Scheduled Caste, NCSC के बारे में बात करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है टू इन्वेस्टिगेट द monitor all matters relating to legal safeguard for SCs, to provide safeguards against the exploitation of Anglo-Indian community। ऑफ कोर्स ये गलत होगा, NCSC का एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड प्रोवाइड फॉर द SCs। ओके, सो फर्स्ट एंड थर्ड वाज द करेक्ट आंसर। सेकंड वन इज आल्सो करेक्ट। एक सेकंड में थोड़ा सा देखो, ऑब्वियसली ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, अच्छा NCSC का जो है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना। कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है, तो आर्टिकल 338 पे इसको ये मेंशन है। ओके, सो या फर्स्ट तो सही है, जो सेकंड का है उनका सेकंड स्टेटमेंट को मैं एक बार थोड़ा सा देख लेती हूँ। Yeah, the commission is also required to discharge similar functions with regard to the Anglo-Indian community as it does with respect to SCs. Okay, so yeah, second statement is also correct. Okay, so correct option is D. अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसी को पहले देख लेते हैं 21 को। ओके, 21, which of the following statement best describes the relation between liberty and equality? Okay. So, first statement, without equality, liberty would produce a supremacy of few over the many. Okay. Equality is hindrance to liberty, individual freedom, and third है liberty and equality are mutually exclusive. One cannot coexist with the other. Equality is only necessary for the privileged few, whereas liberty benefits everyone. देख, ये इक्वालिटी ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वन कैन नॉट को एग्जिस्ट, दोनों साथ में बिल्कुल एग्जिस्ट रह सकती हैं।
द इक्वलिटी इज हिंड्रेंस टू लिबर्टी, नहीं नहीं, इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है इक्वलिटी। विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मेनी। ओके, सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इट सेपरेट्स फॉर द, ओके, इट, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको अपन को देखना है कि कौन से एक्ट से ये कौन सा एक्ट इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, तो अपन देख लेते हैं। इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। ओके, इन अदर वर्ड इट established a separate governor general legislative council which came to be known as in Indian Legislative Council. The legislative wing of the council functioned as mini parliament, adopting adopting yeah, adopt sorry हाँ, adopting the same procedure as a British Parliament। ओके, अब अपन देख लेते हैं इसमें कौन कौन से एक्ट मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858, सेकेंड चार्टर है 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1990। तो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है चार्टर है 1853। ये सारे एक्ट्स जो है इसको आप लोग थोड़ा डिटेल में एक बार देख लीजिएगा अपने बुक पे, और कोशिश करिएगा कि ये अभी देख लीजिए, क्योंकि बाद में ये चीज़ें क्या होती हैं, मिस आउट हो जाती हैं हमारे पास से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन 22। द टर्म ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन was recently seen in the news. It aimed at aiding the safe movements of ships in। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रेड सी के बारे में। ओके, ये सब अपन करंट अफेयर के उसमें लेक्चर में एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे जरूर से। नेक्स्ट है अपन को 23 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग, पहला दिया है प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंपल्सरीली इन्वॉल्व इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस में yes, हम्म, सो अपन को यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से जो है तो कंपल्सरीली इन्वॉल्व होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस में। तो देखो, लोकसभा होता है, प्रेसिडेंट होता है और राज्यसभा होता है। ओनली थ्री आर द ओनली थ्री। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। 24 को देख लेते हैं। सीबीसी के बारे में पूछा जा रहा है इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर ऑफ सीबीसी, Central Vigilance Commission. The member of CVC are appointed by President by warrant under his hand and seal. Okay. Um, Second, the member of CVC hold office for term of 6 years or until they attain the age of 70, whichever is earlier. Third, the president can also remove the Central Vigilance Commissioner on the ground of misbehavior and incapacity. Incapacity. Okay. सो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन से हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट ओनली टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, जो सबसे पहला है स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट, बिल्कुल इसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। जो सेकंड है, जो 70 ईयर्स दिया हुआ है, 70 ईयर्स नहीं है, देखो 70 ईयर्स किसी देखो 6 ईयर्स तो ये तो करेक्ट है। ओके, नो नो सॉरी, इनका 6 ईयर नहीं होता है। ओके, तो इनका क्या होता है, इनका जो टर्म है वो 4 ईयर होता है, 4 ईयर्स होता है, या तो 65 एज होता है, जो भी अर्लियर हो। ओके? और जो थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 किसके बारे में दिया हुआ है, कैप के बारे में पूछ रहा है। ओके, सो कंसीडर द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाउ मेनी ऑफ द above are totally and directly audited by the CAC। Okay,
इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन है। हम्म, देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। तो जो कैग का काम होता है, ये कैग के ऊपर मैं इंडिविजुअल एक लेक्चर बनाऊंगी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मैं बता दूंगी। जो कैग जो है ऑडिट करता है पब्लिक कॉर्पोरेशन एज लिमिटेड। ओके, वो लिमिटेड होता है, सब कॉर्पोरेशन जो है ऑडिटेड टोटली और डायरेक्टली बाय द कैग। जैसे कि ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो गया और ओएनजीसी हो गया, इस तरह के जो भी कॉर्पोरेशन हैं उनको ये डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है। ओके, और बाकी जो यहाँ पे मेंशंस है, जो भी यहाँ पे जो मेंशन है वो जो है तो अ, इसमें कैग का कोई भी रूल नहीं होता है। इन कॉर्पोरेशंस में कैग का कोई भी रूल नहीं होता है इनको ऑडिट करने में। ओके, 25 वन लिख लेते हैं आप। विद द रेफरेंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, consider the following statement. First, the center become entitled to give an executive direction to a state on any matter. Legislative power of the state legislature is suspended. The power of modify the constitutional distribution of revenue between the center and the state of is vested in parliament. Okay. How many statements are correct? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो, ये तो जो सेंटर का बिकम entitled to give an executive direction to a state on any matter. Okay, that is any matter, that is the absolutely correct. और जो सेकेंड है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड। देखो, during national emergency the parliament become empowered to make laws on any subject mentioned in state list, although the legislative power of state legislature is not suspended. Okay, suspend नहीं होते हैं powers, it becomes subject to overriding power of parliament। ठीक है, और जो थर्ड स्टेटमेंट है, द पावर ऑफ मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट। ओके, ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो रेवेन्यू है तो उसको प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन पावर टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट को नहीं जाती है, ये जाती है प्रेसिडेंट के पास। ओके, दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन ईदर रिड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस विद सेंटर टू स्टेट। ओके, सो स्टेटमेंट जो थर्ड है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर इज ओनली वन। ओके, अब अपन क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। The consider the following event. Goa was confirmed full statehood, creation of the state of Haryana, inclusion of the state of Sikkim in the Indian Union और formation of the state of Nagaland। इसमें बताना है chronological order पे इसको सेट करना है इवेंट को। तो जो गोवा है, गोवा को स्टेटहुड कब मिला, तो ये मिला 1987 में। ओके, और जो स्टेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड एंड जो सिक्किम है, ओके, स्टेट ऑफ सिक्किम इन इंडियन यूनियन, इसको किया गया था 1974 में। 1974 में इसको एसोसिएट किया गया था और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1975 में इसको इंडिया में
जोड़ दिया गया था। ओके, 22 सेकेंड के उसमें। ओके, और जो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा पंजाब से अलग होके बना, और ये किस ईयर में बना है, तो ये 1966 में बना है। ओके, अब बचा नागालैंड। नागालैंड 1963 में बना है। ओके, अब अपन को इसको अरेंज करना है। सबसे पहले आता है 4, 4 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 4 2 3 1। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं अपन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। The State Reorganization Commission accepts the theory of one language and one state. Andhra Pradesh was the first state created after the acceptance of the recommendation of State Organization Committee. तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो नीदर 1 एंड 2 दोनों ही गलत है। जो ओके, देखो, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था उसने ये वन लैंग्वेज वन स्टेट को जो है तो इसको रिजेक्ट किया था, इस थ्योरी को। ओके, इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। और जो यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट। नहीं, तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के द्वारा ये एक्सेप्टेंस के बाद नहीं बना है। ये एक्चुअली ये इन्फोर्स कराया गया था अक्टूबर 1953 में, आफ्टर, मतलब ये बहुत ही लंबा आंदोलन चला था आंध्र प्रदेश को लेकर के। ओके, तो ये तब बनवाया गया था, 1953 में बनवाया गया था। ओके, और 1955 में जो है तो एक्सेप्ट किया गया लैंग्वेज को एज द बेसिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट। 1955 में एक्सेप्ट किया गया था। ओके, ये चीज जो स्टेट स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में इसको क्या किया गया था, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। सो या दिस इज द करेक्ट आंसर इज। और 29 को अपन देख लेते हैं। ओके, आज 30 क्वेश्चन से अपन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस को अपन देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट फंक्शंस। जो पहला है, रेटिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, adopting the national anthem of India, or enactment of ordinary laws. How many above functions were performed by the Constituent Assembly of India? ओके, तो 29 में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल। तीनों ही चीजें जो है तो किसके द्वारा की जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। अब 30th का देख लेते हैं अपन। 30th का क्या है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन बेलादीला, रुद्रमुख मुख एंड मयूरभंज? ओके, they are gold mining cities, sites. They are sites having bauxite reserve, gold mine, bauxite. They are sites of iron ore. They are the sites of natural gas reserves. Okay, तो इसका जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। They are the sites of iron ore reserve. Okay, so yeah, this is it for today. Thank you for watching. Please like, share, subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon for next notification. Thank you guys for watching my video. That's it for today. Uh, have a good day, guys.